Ich führe mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. We shall never surrender! ये वीडियो थर्ड पार्ट है दोस्तों हमारी वर्ल्ड वार 2 की सीरीज़ का। पहले पार्ट में हमने बताया था कि वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत कैसे हुई और इस पार्ट में हम बताएंगे कि वर्ल्ड वार 2 कैसे ख़त्म हुई, हिटलर को आखिर कैसे हराया गया। फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। हिटलर को लगा था अब जब ये सारी फाइटिंग ख़त्म हो चुकी है, विंस्टन चर्चिल एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहेगा हिटलर के साथ। चर्चिल अपने देश को रिस्क पर नहीं डालेगा अब जब जर्मन आर्मी इतनी ताकतवर हो चुकी है। लेकिन होता इसका उल्टा ही है। विंस्टन चर्चिल की तरफ से एक आइकॉनिक स्पीच दी जाती है, We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender! वह इस बात को साफ कर देते हैं कि चर्चिल और हिटलर के बीच में कभी भी कोई पीस समझौता नहीं हो सकता। जर्मनी के खिलाफ ये जो जंग छिड़ी गई है ये जारी रहेगी। इस स्पीच का मतलब था कि हिटलर अब यूके को भी इन्वेड करना चाहेगा और यही कोशिश हिटलर के द्वारा करी जाती है। हिटलर प्लान करता है ऑपरेशन सी लाइन, ब्रिटिश पर हमला बोलने के लिए। यहाँ पर सोचा जाता है कि कैसे अटैक किया जाए ब्रिटेन पर। बाय लैंड तो कोई कनेक्शन नहीं है यूके और मेनलैंड यूरोप के बीच में, तो आर्मी तो ऐसे भेजी नहीं जा सकती। अगर जहाज़ों के थ्रू कोशिश करी गई तो ब्रिटिश रॉयल नेवी के पास कहीं ज़्यादा और जहाज़ हैं जर्मनी के कंपैरिजन में, ये ठीक नहीं बैठेगा। तो फिर डिसाइड किया जाता है हिटलर के द्वारा कि पहले एयर स्पेस पर कंट्रोल जमाया जाए। जर्मन एयरफोर्स लुत्वाफे के पास 2600 एयरक्राफ्ट हैं, यूके के पास सिर्फ 700। इसलिए 10 जुलाई 1940 को हिटलर हवा के जरिए हमला बोलता है ब्रिटेन पर। जर्मन एयरफोर्स लुत्वाफे से अटैक करते हैं बम गिराकर। शुरुआत में इनका मकसद था पहले एयरक्राफ्ट, एयरफील्ड और मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को तबाह किया जाए। ब्रिटिश की छोटी रॉयल एयरफोर्स जो साइज में 1/4 थी जर्मनी एयरफोर्स के कंपैरिजन में, वो पूरी कोशिश करती है अपने देश को डिफेंड करने की। एक बड़ी टफ फाइट होती है यहाँ पर, लेकिन इवेंचुअली ब्रिटिश को ज़्यादा लॉसेस सहने पड़ते हैं। धीरे धीरे जर्मन्स रात में भी हमला करने लगते हैं। ऐसी ही एक रात होती है 24 अगस्त 1940 की, जब गलती से कुछ जर्मन पायलट जाकर लंदन शहर पर बम गिरा देते हैं, जहाँ पर ढेर सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। It was the great fire in the city of London, almost to be compared with the fire of London in 1666. Pictures that looked like hell on earth. विंस्टन चर्चिल को लगता है ये कैसी वॉर है, ये सीधा हमारे शहरों पर हमला कर रहे हैं, हम भी यही करेंगे। यूके बदला लेता है बर्लिन शहर पर बम गिराकर। और जब हिटलर को ये होते हुए दिखता है तो शुरुआत में तो उसे इंटरेस्ट नहीं था लंदन शहर पर बम गिराने में, लेकिन जब उसे दिखता है कि यहाँ पर शहरों पर बमबारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, अब मैं लंदन को तबाह करूँगा। 15 सितंबर 1940 हिटलर ऑर्डर करता है जर्मन एयरफोर्स को एक ऑल आउट डिसाइव अटैक करने को। 1000 से ज्यादा फाइटर जेट एक ही बारी में भेजे जाएं और काम को एक ही दिन में खत्म कर दिया जाए। इमेजिन करके देखो आप क्या नज़ारा देखा होगा लोगों ने उस दिन। आसमान में 1000 से ज्यादा फाइटर जेट आ रहे हैं आपके देश पर बम गिराने के लिए। स्पेसिफिकली ये नंबर था 1120 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 620 फाइटर थे और 500 बॉम्बर थे। ब्रिटिश अपनी रॉयल एयरफोर्स को तैयार करता है, इनके पास सिर्फ 630 हवाई जहाज हैं। आसमान में इस दिन एक ऐतिहासिक लड़ाई छिड़ती है। The first wave of 100 bombers and 400 fighters was intercepted. Fighting raged all the way from the coast. ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स 60 से ज़्यादा लुत्वाफे के एयरक्राफ्ट को गिरा देती है। अपनी तरफ से सिर्फ 29 एयरक्राफ्ट खोती है। सही सुना आपने, ब्रिटिश ने सक्सेसफुली जर्मन एयरफोर्स के हमले को रोक दिया। इस दिन को बुलाया जाता है बैटल ऑफ ब्रिटेन डे। क्या वजह थी इसके पीछे, ये सवाल आपके दिमाग में आएगा। ऐसा कैसे हो गया कि जर्मन एयरफोर्स जो इतनी ओवर पावर थी, ज़्यादा संख्या थी उनके पास हवाई जहाज़ों की, फिर भी ब्रिटिश एयरफोर्स के सामने कैसे हार गई? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। जब भी किसी देश पर हमला किया जाता है, एक देश दूसरे देश को इन्वेड करता है, तो जो इन्वेड करने वाला देश है वो यहाँ पर कुछ पाना चाह रहा है।
जो अपने आप को डिफेंड करने वाला देश है उसके लिए अपने वजूद को बचाने का सवाल है। अगर आज हम अपनी पूरी जी जान से नहीं लड़े तो हमारा देश ख़त्म हो जाएगा, रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी हमारे लिए। सोल्जर की मोटिवेशन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। इसका एक रिसेंट एग्जाम्पल है रशिया यूक्रेन वार। जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, सबको लगा था कि एक हफ्ते के अंदर अंदर रशिया पूरे यूक्रेन को ख़त्म कर देगा, क्योंकि रशिया आर्मी कहीं ज़्यादा बड़ी थी यूक्रेन आर्मी के कंपैरिजन में, टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस थी। लेकिन यूक्रेन सोल्जर के अंदर मोटिवेशन कहीं ज़्यादा था, इसलिए आज के दिन यूक्रेन काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा अपने देश को डिफेंड करने में। ये बैटल ऑफ ब्रिटेन डे हिटलर के लिए वन ऑफ द फर्स्ट मेजर लॉसेस में से था। पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को हार का सामना करना पड़ा। हिटलर को मालूम था कि चांसेस कम थे ये मिशन सक्सेसफुल होता, तो ऑपरेशन सी लाइन को पोस्टपोन कर दिया जाता है और हिटलर यूके से अपनी नज़र हटाकर नज़र डालता है सोवियत यूनियन पर। अप्रैल 1941 में नक्शे पर कहानी कुछ ऐसी दिखती थी। ईस्टर्न यूरोप में हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया के जो देश थे उन्होंने अपनी जर्मनी के साथ अलायंस बना ली थी, एक्सिस पावर का वो हिस्सा बन गए थे। इसके बाद और ईस्ट में जाएं तो यूगोस्लाविया और ग्रीस के देशों पर हिटलर ने ऑलरेडी कब्जा जमा लिया था। एक्चुअली में इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी लीबिया और ग्रीस को ऑक्यूपाई करने में लगा था, लेकिन ब्रिटिश की जो प्रेजेंस थी भूमध्य सागर में वो थोड़ी ज़्यादा थी। इटालियन फोर्सेस अकेले डील नहीं कर सकती थी उससे, तो ब्रिटिश फोर्सेस को हराने के लिए हिटलर ने कुछ जर्मन ट्रूप्स को भेजा लीबिया और इटालियन के साथ फाइट करने के लिए, और इसी की हेल्प से यूगोस्लाविया और ग्रीस पर भी कब्जा जमा लिया। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हिटलर को इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटेन को इन्वेड करने में। हिटलर एक्चुअली में पीस ट्रीटी साइन करना चाहता था ब्रिटेन के साथ। उसे लगता था कि क्यों ना सोवियत यूनियन पर अपनी नज़र डाली जाए, सोवियत यूनियन को हराया जाए, और जब ऐसा होगा तो ब्रिटेन अपने आप मजबूरन पीस ट्रीटी साइन करेगा डर के मारे। लेकिन सोवियत यूनियन पर क्यों हमला करना जब उनके साथ ऑलरेडी एक पीस ट्रीटी बनी हुई है? इसके पीछे असली रीज़न था हिटलर की आइडियोलॉजी। उसे कम्युनिस्ट लोगों से सख्त नफरत थी। इसके अलावा उसे लगता था कि सोवियत यूनियन जितने बड़े देश पर अगर कब्जा जमाया जाएगा तभी जर्मनी नंबर 1 सुपर पावर बनेगा दुनिया में, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़मीन अब जर्मनी के अंदर आ जाएगी। बेसिकली हिटलर को मेगालोमानिया हो गया था। उसे लगता था कि वही दुनिया का राजा है। पावर ने उसे बिल्कुल पागल बना दिया था। उसे लगता था कि वो कुछ भी अचीव कर सकता है, पूरी दुनिया पर कब्जा जमा सकता है। लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला बोलना एक बहुत बड़ी गलती होती है हिटलर के लिए भी। इनफैक्ट ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाता है वर्ल्ड वॉर 2 में। हिटलर का प्लान बड़ा सिंपल था। जिस तरीके से फ्रांस को इन्वेड किया था इस तरीके से सोवियत यूनियन को इन्वेड करेंगे। अपनी जर्मन फोर्सेस को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा बाल्टिक रीजन से जाएगा सीधा लीलैंड ग्रांड की ओर, वो शहर जहां पर स्टालिन रहता था। दूसरा हिस्सा मॉस्को की तरफ हमला करेगा और तीसरा हिस्सा साउथ से हमला करेगा यूक्रेन के थ्रू जाते हुए। ये ऑपरेशन शुरू होता है 22 जून 1941 को। सोवियत यूनियन की आर्मी जर्मन के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बड़ी थी। इनके पास 20,000 टैंक थे, जर्मन के पास सिर्फ 6,000 टैंक्स थे। लेकिन एक बड़ा फ़र्क था, जर्मन टेक्नोलॉजी कहीं ज़्यादा बेहतर थी सोवियत के कंपैरिजन में। इसलिए अपर हैंड इस लड़ाई में अभी भी हिटलर का ही था। अपने देश को बचाने के लिए सोवियत यूनियन ब्रिटेन के साथ जुड़कर अलाइंड पावर का हिस्सा बन जाता है। Mr. Molotov signed for the Soviet this vitally important undertaking on the part of both countries to fight Hitlerite Germany till victory is won. Neither country to negotiate or conclude a separate peace. साथ में मिलकर प्लान बनाया जाता है कि कैसे सोवियत यूनियन की आर्मी के पास सप्लाई भेजी जाए। एक रूट डिसाइड किया जाता है जो ईरान के थ्रू होते हुए जाएगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि ईरान में जो सरकार थी वो हिटलर के फेवर में थी, तो इसी रीज़न से यूके और सोवियत यूनियन के साथ मिलकर ईरान को इन्वेड करते हैं। फ़ायदा यहाँ पर ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि हिटलर की बिल्ड्स क्रिक स्ट्रेटजी की हेल्प से सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर
जर्मन ने ऑलरेडी 100 किलोमीटर अंदर घुस के सोवियत यूनियन की इतनी सारी ज़मीन पर कब्जा जमा लिया। उसी हफ्ते के अंदर ये इतने आगे बढ़ जाते हैं कि मॉस्को से सिर्फ 300 किलोमीटर दूर होते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हिटलर और उसके मिलिट्री कमांडर्स के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट होती है, जिसकी वजह से अगला जर्मन एडवांस अक्टूबर तक डिले हो जाता है। ठंड बढ़ने लगती है। ठंडे मौसम में सोवियत के पास एडवांटेज हैं, उन्हें हैबिट है ठंड में लड़ाई करने की। दूसरी तरफ जापान की साइड में देखा जाए तो सोवियत यूनियन पर अपना दूसरा एडवांटेज मिलता है। जापान और सोवियत ने साथ में एक नॉन एग्रेशन ट्रीटी साइन कर ली थी। इसका मतलब ये था कि जो सोवियत आर्मी के ट्रूप्स ईस्टर्न बॉर्डर पर मौजूद थे, जापान के साथ लड़ाई करने लग रहे थे, अब वो वापस आकर वेस्ट में लड़ सकते हैं जर्मनी के खिलाफ अपने देश को बचाने के लिए। दिसंबर 1941 में एक और ट्विस्ट आता है हमारी कहानी में। अचानक से जापान जाकर यूएसए के पर्ल हार्बर बेस पर हमला कर देता है बिना किसी प्रोवोकेशन के। 2300 से ज़्यादा अमेरिकन ट्रूप्स मारे जाते हैं। अमेरिका इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वर्ल्ड वार 2 में इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहा था। यूरोप में अभी तक जो भी हुआ था उसको देखकर अमेरिका ने कहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, अब मैं इससे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। वर्ल्ड वार 1 में बहुत इन्वॉल्व हो गया था मैं, तुम लोग अपना देखो। लेकिन जब ये बॉम्बिंग होती है पर्ल हार्बर की, फिर अमेरिका को लगता है कि अब बस बहुत हुआ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अमेरिका ऑफिशियली जापान के अगेंस्ट वार डिक्लेयर कर देता है और वर्ल्ड वार 2 में एंट्री मान लेता है। That the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. अमेरिका इलाइट फोर्स के साथ अलायंस में जुड़ता है, जिसमें अब यूके, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे बड़े देश हैं। अमेरिका यहाँ पर कुछ महीनों का समय लेता है वार के लिए प्रिपेयर करने में। एंटर करने से पहले तब तक अर्ली 1942 में थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों पर जापान ने ऑलरेडी इन्वेड कर दिया है और अपना कब्जा जमा लिया है। मिड 1942 हिटलर डिसाइड करता है कि सोवियत यूनियन के साउथ पर फोकस किया जाए, जो उनकी सप्लाई चेन आने लग रही है। ईरान से पहले उसे ख़त्म किया जाए। यहाँ एक खूंखार जंग छिड़ती है स्टालिनग्राड के शहर में। सोवियत यूनियन की आर्मी अपने आप को सक्सेसफुली डिफेंड कर पाती है जर्मन आर्मी के अगेंस्ट। धरती के दूसरी तरफ अलाइंग फोर्सेस अमेरिका के साथ मिलकर जापान इस टेरिटरीज पर हमला करती है। साउथ पैसिफिक में इस लड़ाई को बैटल ऑफ मिडवे कहा जाता है। 4 इम्पोर्टेंट जापान से एयरक्राफ्ट और सप्लाई कैरियर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है जून 1942 में। In the Battle of Midway, the Japanese carrier fleet, the mightiest in existence, was utterly destroyed. Japan, at the height of her military power, lost not only a major naval engagement, but in a single day doomed the Japanese Empire to ruin and defeat. 1942 के एंड तक ब्रिटिश आर्मी सक्सेसफुली इजिप्ट के देश से इटालियन और जर्मन फोर्सेस को बाहर निकाल फेंकती है। स्टालिनग्राड की लड़ाई बहुत लंबी छिड़ती है। नवंबर 1942 सर्दियों का मौसम फिर से आ गया है। जर्मन आर्मी के लिए फ़ाइट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर स्टालिनग्राड के शहर में जर्मन आर्मी ने ऑलमोस्ट पूरा कब्जा जमा लिया था, लेकिन सोवियत आखिर तक लड़ते रहे। बैटल ऑफ स्टालिनग्राड पूरी वर्ल्ड वार 2 के दौरान सबसे डेडलिस्ट बैटल थी। फाइनली सोवियत सोल्जर सक्सेसफुल रहते हैं। करीब 3 लाख जर्मन ट्रूप्स जो स्टालिनग्राड के अंदर मौजूद हैं, उन्हें घेर लिया जाता है चारों तरफ से सोवियत सोल्जर के द्वारा। ये लोग फरवरी 1943 में जाकर सरेंडर करते हैं। The heroic defense of Stalingrad. The Soviet army turning the Nazi 6-month assault into the most ghastly military disaster in German history. Hands held high, the beaten Nazis pour from house after house in abject surrender. ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है वर्ल्ड वार 2 का। कुछ महीने बाद जुलाई 1943 में इटली में रहने वाली आम जनता अपने डिक्टेटर मुसोलिनी को धक्के मारकर बाहर निकालती है। लिटरली इटली में आम लोगों के बीच में एंटी फैसिस्ट मूवमेंट देखने को मिलती है। अपने हालातों से परेशान आकर सिविलियन लोग अपने डिक्टेटर के खिलाफ जंग लड़ते हैं।
और मुसोलिनी की हत्या कर दी जाती है एक गांव में रहने वाले आम इटालियन पार्टिसंस के जरिए। पार्टिसंस का मतलब होता है कि सिविलियन लोग जो हथियार उठाते हैं किसी कॉज के लिए फाइट करने के लिए। गाइस, इस वीडियो के 4th पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग नॉलेज के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल AK नॉलेज एयर पर। तब तक के लिए टेक केयर।